अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री का क्विज नंबर 1, जिसका पहला एमसीक्यू हमारे पास है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ विच कंपोनेंट। तो मोलैलिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ सोल्यूट्स को हम कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में डिवाइड करेंगे, दैट वन इज द मोलैलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज मोलैलिटी डिपेंड। इनमें से मोलैलिटी किस चीज पे हमारे पास डिपेंड करती है। तो मोलैलिटी डिपेंड करेगी हमारे पास मैस ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि हमारे पास मैस ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय केजी ऑफ द सॉल्वेंट है। तो केजी मतलब मैस या उसकी अमाउंट हम ले रहे हैं। मोलैलिटी डिपेंड ऑन द मैस ऑफ द सॉल्वेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू प्रिपेयर 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, 0.5 मोल ऑफ NaCl इज एडेड टू। कल हमने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि हमने 1 kg ऑफ वाटर में इसको करना है, बिकॉज हमने 0.5 फार्मूला हमारे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमने 0.5 मोलर बनाना है, 0.5 NaCl हमारे पास प्रेजेंट है मोल का। तो हमने नीचे 1 kg लेंगे तो हमारे पास 0.5 इक्वल हो जाएगा 0.5 के, डेट वन इज 1 kg ऑफ वाटर। तो ये MCQ में हमारे पास आंसर जरा रॉन्ग पुट हुआ है, तो आप इसको इग्नोर करोगे। नेक्स्ट वन इज, इफ यू डिजोल्व 1 मोल ऑफ KCl in 1 kg of ethanol instead of water, how does this affect molality compared to dissolving in the water? तो इसने हमारे पास सॉल्वेंट चेंज किया है। एथेनॉल, वाटर मोस्टली हम सॉल्यूशंस बनाते हैं वाटर में, लेकिन यहाँ पे उसने सॉल्यूशन बना दिया है एथेनॉल में। तो सॉल्वेंट को चेंज करने से मोलालिटी पे कोई फर्क नहीं होगा। मोलालिटी हमारी एग्जैक्टली बिल्कुल सेम रहेगी, इट स्टेज द सेम। नेक्स्ट है हमारे पास, नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज। तो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब अब डिपेंड करता है आपने ले क्या रखा है। आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है तो नंबर ऑफ जो भी आपका मोलर मास होगा आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल प्रोटॉन्स पे। लाइक आपके पास HCl है तो HCl का जो भी मास होगा आप डिवाइडेड करोगे 1 पे, क्योंकि HCl में एक प्रोटॉन है। अगर आप H2SO4 लोगे तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल 2 प्रोटॉन्स आपके पास, तो आप मोलर मास ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड को डिवाइड करोगे 2 पे, तो इस तरह हम उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो आपके पास अगर एसिड है तो आप H पॉजिटिव देखते हो, बेस है तो आप रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड्स देखते हो। अगर आपके पास कोई भी सॉल्ट है तो आप उसके ऊपर चार्ज जो होगा केटाइन या एनाइन का, उसको देख रहे होते हो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज कॉल्ड द नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट है, इफ 1 equivalent of solute is dissolved in 2 liters of solution, the normality is 1 equivalent of solute is dissolved in। तो बिल्कुल सिंपल है, उसने आपको दे रखा है 1 equivalent आपके पास सोल्यूट है और डिवाइडेड है 2 liters ऑफ द सोल्यूशन। तो 1 equivalent 1 डिवाइडेड बाई 2 आप कर दोगे 0.5 नॉर्मल, सिंपल आपके पास सोल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, हाउ मेनी इक्विवेलेंट ऑफ H पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन 0.5 नॉर्मल H2SO4। तो आपके पास अगर 1 नॉर्मल होता तो उसमें से आपके पास 1 नॉर्मल में 2 रिप्लेसेबल H2SO4। अब क्या है, 0.5 नॉर्मेलिटी आपकी हाफ हो गई है, तो आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भी हाफ हो जाएंगे, तो अब ये 1 इक्विवेलेंट बन जाएगा। 1 नॉर्मेलिटी जो आपका 1 नॉर्मल सोल्यूशन है उसमें जितनी भी नॉर्मल फार्मूला होगा, उसमें जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होंगे वो हो जाएंगे। नॉर्मेलिटी हाफ कर रहे हो, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो होंगे वो भी हाफ हो जाएंगे। तो 1 इक्विवेलेंट पर लीटर आ जाएगा, सिंपल। A 1 molar solution of sodium carbonate has a normality of। तो आपके पास a 1 molar solution of NaOH has normality।
आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है जिसको आप अप्लाई करोगे, तो फॉर्मूला बेसिकली नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में हमारे पास रिलेशनशिप क्या है, N इज इक्वल टू एम एन। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल थिंग्स। तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मेलिटी हमने कैलकुलेट करनी है, 1 मोलर सोल्यूशन है, और अब आप देखोगे हमारे पास सॉल्ट दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट का, तो आप इनके चार्जेस को कंसीडर करोगे तो चार्जेस क्या है, -2 होता है कार्बोनेट पे, सोडियम पे +2 होता है, तो आप यहाँ पे 2 लिख दोगे, तो 2 × 1 इज 2। तो आपके पास यहाँ पे जो रिलेशनशिप आ जाएगा, दैट वन विल बी द 2 नॉर्मल सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी टाइम्स नंबर ऑफ द रिप्लेसेबल इक्विवेलेंट्स जो भी आपके पास है। अब एसिड बेस सॉल्ट जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप नंबर ऑफ एन निकाल लो। नेक्स्ट आपके पास है, इन अ टाइट्रेशन 25 ml of a 0.2 normal HCl solution neutralize 50 ml of the NaOH, the normality of the solution is। सिंपल आपके पास इसमें फॉर्मूला है, एसिड बेस की इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, HCl है और NaOH है, एक H पॉजिटिव है एक OH नेगेटिव है, तो 1:1 है एसिड और में प्रोटॉन और बेस में हाइड्रोक्साइड का रेशो। तो सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो आपको एक अपनी बेस ले लेनी है, एक एसिड ले लेना है, तो मैं इसको एसिड कंसीडर कर रही हूँ इस टर्म को मैं बेस कंसीडर कर रही हूँ। तो आपके पास N1 एसिड की है 0.2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आपको दिया गया है 25 ml। N2 हमने कैलकुलेट करना है नॉर्मेलिटी ऑफ द बेस, और आपको इसका ml दिया गया है, डेट वन इज 50। सिंपल आपने कैलकुलेशंस करनी है, जब आप कैलकुलेट करोगे डेट वन विल गिव एज द 0.1 नॉर्मल सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है जी एन एलॉय सच एज ब्रॉन्ज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपके पास ब्रॉन्ज किस चीज की एग्जाम्पल है, सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन की। एलॉय में आप दो मेटल्स को मिक्स अप करते हो, मर्ज करते हो, तो दोनों मेटल्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में होते हैं आपके पास, तो सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन। Which of the following solution is an example of a gas solution? तो आपके पास एयर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अ लॉट ऑफ गैसेस इज देयर। तो गैस गैस सोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल आपके पास किस चीज की है, एयर एग्जाम्पल आज। नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे हैं जिसमें आपको किसी भी सोल्यूट को मिक्स करो तो जो भी आपका गिवन टेम्परेचर है उससे ज्यादा और सोल्यूट डिसॉल्व ना हो सके, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन, अ सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। Which when sorry next है, when additional solute does not dissolve and remains at the bottom, the solution is said to be saturated। again वही है, that a given temperature पे additional solute नीचे बैठना स्टार्ट हो जाए और मजीद डिसॉल्व ना हो, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। उसके बाद अगर आप उसी टेम्परेचर बढ़ा दो और मजीद टेम्परेचर बढ़ाने से आप तो डिसॉल्व करवा लो, उसे आप कहोगे सुपर सैचुरेटेड। बट सिंपल नॉर्मल है तो आप उसे कह रहे होते हो सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब नेक्स्ट आई गया, that defines a supersaturated solution, a solution containing more solute than it can typically hold at a given temperature। कि given temperature पे एक specific amount dissolve हो सकती थी, लेकिन आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया और डिसॉल्व करवाया टेम्परेचर बढ़ा के, उसे आप कहोगे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ अ सोल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम एंड कंटेन्स अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट, इट इज क्या आपके पास सोल्यूशन इक्विलिब्रियम में है और उसमें स्टिल अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट है, इट इज सैचुरेटेड। तो हमेशा आपके पास सैचुरेटेड को दो तीन तरीके से डिफाइन कर दिया उसने। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सोल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स इन द सोल्यूशन। क्या आप सोल्यूशन में दो या तीन चीजों से मिलकर बनेगा, तो जिसके आपने फाइंड करने हैं उसके मोल्स आपने ऊपर रखने हैं, डिवाइडेड बाय जितने टोटल कंपोनेंट्स है सोल्यूशन में उसके मोल्स, तो आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। नेक्स्ट है जी, विच फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। तो क्या चीज आपकी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट नहीं करता सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सोल्यूट। सॉलिड पे जो इफेक्ट नहीं होगा, डेट वन इज अ प्रेशर का। प्रेशर से सॉलिड का, अगर आपके पास गैसेस जो होंगी उन पे प्रेशर का इफेक्ट होगा, बट सॉलिड सोल्यूट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा प्रेशर का। What is the mole fraction of ethanol if 1 mole of ethanol is mixes with 3 moles of water। तो आपने क्या करना है, इसमें 1/4 कर दोगे। तो हमने क्या कहा था, टोटल जिसके आपने फाइंड करनी है एथेनॉल के फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल। तो एक एथेनॉल का हो गया, 3 मोल्स ऑफ वाटर है,
तो 1 डिवाइडेड बाय आप 4 करोगे, दैट विल केम एज द 0.25. नेक्स्ट, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अकर्स व्हेन. सूडो फर्स्ट ऑर्डर कब होगा? जब आपका एक रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में होगा, बाकी जो है वो कम होंगे. तो जो रिएक्टेंट एक्सेस में होगा उस पर ऑर्डर बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा करेगा उसको हम कहेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर. लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें है ए प्लस बी, हमें दे रहा है कोई भी प्रोडक्ट सी. ये रिएक्शन है जिसमें मैं कहती हूँ बी मेरा एक्सेस में है. तो क्या हो जाएगा, ये मुझे लगेगा कि ये सेकंड ऑर्डर है इसकी रेट इक्वेशन इक्वेशन देख के, लेकिन बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर होगा क्योंकि बी जो है एक्सेस है, इस पे रेट डिपेंड नहीं करेगा. रेट जो होगा वो जस्ट उस रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा जिसकी कंसेंट्रेशन आपकी कम होगी. तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे होते हैं. और ज्यादातर रिएक्शन जिसमें आप वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हो वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में वाटर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में लेते हो. तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन और दैट इन्वॉल्व्स वाटर आर मोस्टली द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. सो वन रिएक्टेंट जिसमें आप एक्सेस में हो वो कहलाएगा pseudo first order. Next, the order of a reaction with respect to a reactant can be. तो आपका ऑर्डर क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, तीनों काम इसमें हो सकते हैं. द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऐसा होता है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है. इसमें ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपका बाई चांस गलती से बी ऑप्शन टिक हो गया है, तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है जो स्लोवेस्ट स्टेप है. तो आपका स्लोवेस्ट स्टेप मतलब क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है जो बहुत उसको देर से करवा रही है, तो ए ऑप्शन इज द राइट वन. द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड बाय. तो आपका जो ऑर्डर है वो एक एक्सपेरिमेंटल डेटा से आएगा, आपके पास रेट लॉ आएगा और रेट लॉ से आप ऑर्डर बताओगे, बट रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग. नेक्स्ट है आपके पास कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. कैटलिस्ट क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है और एक नियत पाथ प्रोवाइड करता है जो कि जल्दी से रिएक्शन को करवा देता है. द स्लोप ऑफ अ प्लॉट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के वर्सेस 1/T1 गिव्स. तो आपके पास ये आर्हीनियस इक्वेशन है, तो आर्हीनियस इक्वेशन की हमारे पास इक्वेशन आपने देखोगे तो उसमें स्लोप क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी बाय जनरल गैस कांस्टेंट और नेगेटिव साइन के साथ. तो ए ऑप्शन इज द राइट वन. फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है? हाफ लाइफ हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे. आप इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करते रहो, हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं आएगा. दैट वन इज द डी ऑप्शन. द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. उसके क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो आपकी सिंपल रेट का रिएक्शन है, मोल पर लीटर पर सेकेंड. हमारे पास नेक्स्ट है द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन. रेट ऑफ अ रिएक्शन टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है. जितना टेम्परेचर ज्यादा रेट ज्यादा, जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा उतना रेट ज्यादा. कैटलिस्ट जितना आप यूज करोगे तो आपको एक नया पाथ प्रोवाइड करेगा लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ. तो तीनों फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पे रेट डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ देम. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 5. अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है तो इसकी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी? 1/5. सिंपल. जो भी आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है और बैकवर्ड रिएक्शन है दोनों ऑपोजिट है. फॉरवर्ड एक्स जो है तो बैकवर्ड एंड होगा, तो उसका रिवर्स हो जाएगी. तो हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए आपने उसको 1/, कर देना है. तो उसकी 5 है तो उसकी 1/5 हो जाएगी. पीपीएम इज यूज टू एक्सप्रेस. पीपीएम हम कब यूज करते हैं? जब आपने कंसंट्रेशन बड़ी थोड़ी सी एक्सप्रेस करनी हो, किसी स्मॉल कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का हम कंसंट्रेशन यूनिट यूज करते हैं. और ज्यादातर जब हमारे पास किसी भी बड़े सैंपल में इम्प्योरिटी को हमने करना हो रिप्रेजेंट, तो हम ज्यादातर पीपीएम का कंसंट्रेशन यूनिट यूज करेंगे. A reaction has a rate constant K. What is the order of the reaction? तो आपने रेट कांस्टेंट का यूनिट देख लिया है. रेट कांस्टेंट का यूनिट है पर सेकंड. तो पर सेकंड हमारे पास किस में होता है? फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास रेट कांस्टेंट का यूनिट निकलेगा. कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी इसको. ये पीपीएससी का आपके पास पेपर का एमसीक्यू उठा के लिख दिया हुआ उन्होंने कि कोई इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो. हर ऑर्डर का अपना रेट कांस्टेंट का यूनिट है, पर सेकंड है. तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकंड होता है. दैट वन इज सिंपल एमसीक्यू. नेक्स्ट है द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट. व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन? हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पॉइंट्स.
तो सिंपल एमसीक्यू है, आपके पास फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास फार्मूला है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। तो हमने रेट कांस्टेंट फाइंड करना है, हम रेट कांस्टेंट को इधर ले जाएंगे, टी हाफ को नीचे ले आएंगे। तो 0.693 को जब आप के से डिवाइड करोगे तो सिंपल 0.0693 पर मिनट आपका बन जाएगा। ली शेटियर प्रिंसिपल प्रेडिक्ट दैट इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द सिस्टम। तो इसमें आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इसके 3 है, इधर साइड पे 2 है, तो आप इसका प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम जो है वो वहां जाएगा जहां लेसर नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दैट वन इज द बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड। तो एसिड आपके पास क्या होता है, एसिड इज समथिंग दैट हैज अ सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट होता है इन सब में, तो सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ फॉन। तो हमारे पास इसमें वैसे आई थिंक सर ने गलती से ये डाल दिए हैं, हमारे पास इंग्लिश की जो है इसमें एमसीक्यूज नहीं होंगे, तो इनको हम स्किप कर देते हैं। आई थिंक सो केमिस्ट्री आगे ये गलती से 3 एमसीक्यूज सर से इंग्लिश के डाल चुके हैं मे बी किसी रीजन से। तो नेक्स्ट है फॉर अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम द लॉ ऑफ मैथ एक्शन हेल्प टू डिटरमिन। तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन हमें क्या बताएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में देगा। लॉ ऑफ मैथ एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसेंट्रेशंस। तो जब आप प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हो तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉ कोई भी रिएक्शन जिसपे आप लॉ ऑफ मैथ एक्शन अप्लाई करोगे जो इक्विलिब्रियम पे है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उससे फाइंड आउट कर सकोगे। The law of mass action states that the rate of a reaction is directly proportional to the product of the molar concentration of the reactant, each raised to the power of their stoichiometric coefficient. Simple definition. The average rate of a reaction over a time internal is defined as average rate क्या है, the change in concentration of reactant or product divided by the time interval, change in concentration। और अगर आपने एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, कि रेट आप स्पेसिफिक इंस्टेंट पे फाइंड करोगे, दैट वन इज इंस्टेंटेनियस, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant or product over time is called the average rate. Which of the following changes can disturb a dynamic equilibrium in a closed system? क्लोज सिस्टम में अगर आपके पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव हो गई है तो कैसे आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हो, आप उसमें टेम्परेचर का चेंज कर दो तो आपकी डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दैट वन इज द बी ऑप्शन। What happens to the solubility of a salt if a common ion is added to the solution? तो solubility डिक्रीज होती है, तो हमारे पास जो लेस soluble salt है उनकी solubility को अपने और कम करना है तो हम उसमें कॉमन आयन डाल देंगे। कॉमन आयन के डालने से क्या होगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुई तो वो इक्विलिब्रियम को दोबारा मेंटेन करने के लिए बैकवर्ड मूव करेगा और solubility जो है वो और कम हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट डज द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट रिप्रेजेंट। तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सॉल्ट डिसॉल्विंग इन द वाटर। सिंपल है बिल्कुल ही। If the KSP of magnesium hydroxide is 1.8, what is the molar solubility of magnesium hydroxide in water? नहीं, पता नहीं। चलो फिर और कोई छुट्टी करूँ, नहीं हफ्ता कौन गई थी ना, छुट्टी मारी है कब गई, इतनी भी कोई नहीं होंगी उरे, हर हफ्ता कोनी हमारा छुट्टी है ही कोनी, मतलब कोई रीजन हो तो बस ले लो कैजुअल लीव है, लेकिन और थोड़ी सी बचा के बैठने, बंदा बीमार हो जाए कुछ हो जाए।
इसकी सॉलिबिलिटी के लिए हमारे पास फार्मूला है। पहले आपने इक्वेशन लिखनी है इसकी। जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन में जब आप इसको करोगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बेस है, तो जब आप इसको इक्विलिब्रियम में लेके आओगे तो इसके आप आयंस को अलग कर लोगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 हाइड्रोक्साइड नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, मैग्नीशियम की सॉलिबिलिटी हो जाएगी और जितने भी इसके हैं 2s इसकी आ जाएगी सॉलिबिलिटी हमारे पास। उसके बाद फिर आपने क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है के एस पी इज इक्वल टू मैग्नीशियम की हमारे पास सॉलिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय 2s की सॉलिबिलिटी हाइड्रोक्साइड की और इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आई थिंक 4s क्यूब। इसका स्क्वायर लोगे तो 4s स्क्वायर, जब इसके साथ ये मर्ज होगा तो 4s क्यूब बन जाएगा और के एस पी। तो हमारे पास यहाँ पे जो s है उसका आप सेपरेट करना है, सॉलिबिलिटी हमें निकालनी है। तो ये आपके पास बन जाएगा के एस पी डिवाइडेड बाय 4s क्यूब। तो हमें सिंपल सॉलिबिलिटी चेक करनी है, तो एस से क्या होगा, इसको हमने खत्म करना है तो हम इसका अंडर रूट क्यूबिक ले लेंगे। तो इसका अंडर रूट क्यूबिक, तो इसमें जब आप के एस पी की वैल्यू डालोगे डिवाइडेड बाय करोगे 4, तो ये सिंपल आपके पास तो उसका क्यूबिक अंडर रूट लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और आपके पास आंसर जो सॉल्व होके आएगा डेट वन इज 1.8 10 रेज पर माइनस 6। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, इन द इक्विलिब्रियम कैल्शियम कार्बोनेट क्या हमारे पास कन्वर्ट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस CO2 में। तो अगर आपने प्रेशर को कम किया है तो व्हाट हैपन्स टू द इक्विलिब्रियम। तो आपके पास इक्विलिब्रियम किस साइड पे जाएगी, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, क्योंकि आपके पास इस पे डिपेंड नहीं करेगी, ना ही सॉलिड्स हैं उन पे डिपेंड नहीं करेगी, और आपके पास सिर्फ इसमें गैस है। तो आपके पास आपके पास इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वॉल्वमेंट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड पे है। तो अगर आप इसके प्रेशर को बढ़ाते तो आपकी क्या होती, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होती लेफ्ट की तरफ। अगर आप अब प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो आप इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी राइट साइड की तरफ। इफ अ रिएक्शन हैज अ लार्जर केसी वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो अगर आपकी केसी की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन राइट साइड पे शिफ्ट होगा, मतलब आपके रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो रिएक्शन स्ट्रांगली फेवर्स द प्रोडक्ट, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है आपके बनते जाएंगे। ग्रेटर द केसी ग्रेटर विल बी द फॉरवर्ड रिएक्शन। इफ अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब इट विल शिफ्ट टू द काउंटरएक्ट द डिस्टर्बेंस। तो इसको हम क्या कहते हैं, ली शेटर प्रिंसिपल। ली शेटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई आपका रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे है उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो रिएक्शन इस तरह अपने आप को मेंटेन करेगा कि वो उस डिस्टर्बेंस को कम से कम कर सके। फॉर अ रिएक्शन इन विच डेल्टा एच लेस देन जीरो अ डिक्रीज इन टेम्परेचर विल। तो अगर आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर का जो डिक्रीज है वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को राइट साइड पे शिफ्ट करेगा, मतलब केसी की वैल्यू वो बढ़ा रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपका जो हीट है वो बेसिकली प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, टेम्परेचर को कम करोगे ताकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो और रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड की तरफ मूव हो जाए। A larger value of Kc indicates that larger value of Kc क्या है, कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहे हैं, आपके रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। What is the effect of adding a catalyst on the equilibrium constant? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जस्ट एक पाथ प्रोवाइड करेगा। वो जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज करता है उतना वो बैकवर्ड को भी रिएक्शन को फॉरवर्ड करता है। ओवरऑल केसी की वैल्यू जो है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा कैटलिस्ट का। द रिएक्शन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू डिटरमिन। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट हमें क्या बताती है, डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट टू द रीच द इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता क्या है, रेशियो होती है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की हमारे पास। तो अगर रिएक्शन कोएफिशिएंट कम है, केसी की वैल्यू ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है,
Kc की वैल्यू कम है, रिएक्शन कोएफिशिएंट ज्यादा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड आ रहा होता है। इफ Q ग्रेटर देन K, तो रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड आएगा, मतलब लेफ्ट साइड पे मूव करना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे हैं लेकिन इक्वल रेट पे हो रहे हैं, रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा। हमें लगता है रिएक्शन स्टॉप है बट बेसिकली वो स्टॉप नहीं है। रेट एट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर अकरिंग एट द सेम टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इफेक्ट द वैल्यू ऑफ के फॉर आर रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे किस चीज का इफेक्ट है, आर्हीनियस इक्वेशन हमें बताती है टेम्परेचर का इफेक्ट है। द वैल्यू ऑफ के फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज, अभी हमने किया था 1/k, कि जितना आपका 5 था तो आपने 1/5 किया था, सेम इज द रीजन हेयर कि k है तो रिवर्स के लिए 1/k आपका हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑन गैसियस इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, कि जितना आपका नंबर ऑफ मोल्स जिस साइड पे कम है इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगी आपकी फॉर अ गैसियस रिएक्शन। if k is large and positive it indicates that, अगर आपका k लार्ज है और जितना ज्यादा है पॉजिटिव में, उसका मतलब है प्रोडक्ट्स डोमिनेट कर रहे हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है। बार बार एमसीक्यू 3 बार घूम के आपके। which concentration term changes when with temperature due to expansion or contraction of the solvent, तो टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे है, मोलैरिटी पे। टेम्परेचर इफेक्ट करता है वॉल्यूम को बेसिकली, और वॉल्यूम हमारे पास आता है मोलैरिटी में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। जहां वॉल्यूम का आएगा आपके पास फैक्टर, वहां टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, जबकि मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन और मैस में सारी अमाउंट है, मैसेज है, तो उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज इफ अ सॉल्यूशन इज हीटेड फ्रॉम 25 टू 50 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर को चेंज करने से क्या चीज होगी, मोलैरिटी पे इफेक्ट आएगा जस्ट, तो मोलैरिटी आपकी चेंज हो जाएगी। A 0.2 molar solution of HCl is diluted from 500 ml to 1 liter. What is the new molarity? तो अपने सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो आपको M1 दिया गया है और इसका सोल्यूशन दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है, दूसरे का आपको दिया गया, आपने करना क्या है, दोनों को या मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेना है या सिंपल दोनों को लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सिंपली सॉल्व करना है। तो जब आप इसका आंसर डालोगे तो आई थिंक दैट वन विल केम एज अ 0.1 मोलर। तो ये आपका लास्ट एमसीक्यू था। तो M1V1 वाला सिंपल फार्मूला अप्लाई करो तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। बेशक हम इसको सॉल्व कर भी लेते हैं। M1V1 इज इक्वल टू M2V2